वेलकम स्टूडेंट एट जॉनटेक डिजिटल क्लासेज। यहाँ पर अपन आज अपना जॉनटेक डिजिटल क्लासेज में सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के अंदर आरसीसी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन स्ट्रक्चर की डिज़ाइन, उनके बिहेवियर, उनके कोडल प्रोविज़न और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बेसिकली आरसीसी को स्टार्ट करूँ तो बेसिक स्टार्ट करें अपन, तो सबसे पहला मेरे पास जो मटेरियल होता है वो होता है अपना सीमेंट होता है। सबसे पहला मटेरियल कौन सा होता है? सीमेंट होता है। अगर इस सीमेंट के अंदर मैंने वाटर मिक्स कर दिया है तो अपने पास जो रिजल्टेंट बन के आ रहा है उसे बोल रहे हैं अपन सीमेंट पेस्ट बोल रहे हैं। इस सीमेंट पेस्ट के अंदर मैंने फाइन एग्रीगेट बोले तो अपन ने क्या मिक्स कर दिया है? पर सैंड मिक्स कर दिया है। तो जो रिजल्टेंट बन के आ गया है उसे बोल रहे हैं अपन मोर्टार। अब यहाँ पर जो मोर्टार आया है, इस मोर्टार के अंदर कोर्स एग्रीगेट, जैसे जनरली अपन बोल देते हैं गिट्टी, तो उसको मिक्स कर दिया है अपन ने। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट बन के आ रहा है उसे बोल रहे हैं अपन कंक्रीट। इस कंक्रीट के अंदर मैं कोई सा भी एक ऐसा डक्टाइल मटेरियल मिक्स करूँगा जिसे अपन जनरली रेनफोर्समेंट भी बोल देते हैं, वो मिक्स करूँगा तो जो रिजल्टेंट बन के आएगा उसे ही अपन बोल देते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी बोल देते हैं। अब मैं यहाँ पर बेसिक से बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट होता क्या है। तो अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की बात करूँ तो सीमेंट कंक्रीट इज अ कंपोजिट मिक्सचर। सीमेंट कंक्रीट इज अ कंपोजिट मिक्सचर विच इज ऑब्टेन्ड बाय आर्टिफिशियल हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड स्ट्रेंथ। किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए अपने को कितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर की आर्टिफिशियल हार्डनिंग करके जो अपन ने कंपोजिट मिक्सचर बनाया है वही अपना क्या है? सीमेंट कंक्रीट है। यहाँ पर अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की बात करूँ, सीमेंट कंक्रीट की बात करें अपन, तो सीमेंट कंक्रीट अपना क्या होता है कि किस नेचर का होता है? ब्रिटल नेचर का होता है। तो सीमेंट कंक्रीट अपना होता है ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, विच इज़ ग्रेटर देन शियर स्ट्रेंथ। और इसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है किससे? टेंसाइल स्ट्रेंथ से। तो जनरली मेरे को इस स्ट्रेंथ के रिलेशन से पता चला कि जो अपना सीमेंट कंक्रीट है वो टेंशन में वीक होता है। अब टेंशन में वीक होता है तो कभी भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कंक्रीट का या सीमेंट कंक्रीट का या आरसीसी का, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड ही आएंगे। तो टेंसाइल लोड को रजिस्ट करने के लिए अपने को सीमेंट कंक्रीट का रेनफोर्समेंट करना पड़ता है। और एक ऐसे डक्टाइल मटेरियल से मैं रेनफोर्समेंट करूँगा जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होती हो। अगर मैं बात करूं डक्टाइल मटेरियल की, तो डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन। डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ अपने पास डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे अपन? वो मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब वो टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग होगा और कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी शियर स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम होती है। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि डक्टाइल मटेरियल में कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो पहली कंडीशन तो अपन ने बोल दी है कि मैं वो डक्टाइल मटेरियल सेलेक्ट करूँगा जिसकी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम होती हो। सपोज करो अपने पास 1000 या 100 डक्टाइल मटेरियल अवेलेबल है। 100 डक्टाइल मटेरियल में से 10 ऐसे डक्टाइल मटेरियल है जिनकी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम होती है। तो इन 10 में से भी कौन से डक्टाइल मटेरियल को मैं एज ए रेनफोर्समेंट यूज करूँगा, तो उसके लिए सेकंड क्राइटेरिया और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि अपन वो डक्टाइल मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन सीमेंट के थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता हो। और ऐसा डक्टाइल मटेरियल अपने पास होता है वो है अपना स्टील होता है। तो हैंस स्टील इज जनरली यूज्ड एज रेनफोर्समेंट इन सीमेंट कंक्रीट टू रजिस्ट टेंसाइल लोड। अब बात करते हैं IS 456-2000 की। तो IS 456-2000 के अकॉर्डिंग
डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट अवेलेबल है। IS 453 2000 के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट अवेलेबल है। वो होती है अपने पास सबसे पहले ऑर्डिनरी कंक्रीट। अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट की बात करें तो इसकी रेंज होती है M10 टू M20, M10 टू M20, जनरली यूज इन लीन कंक्रीट। और RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर इज M20। सेकेंड अपने पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट अवेलेबल है जिसे बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट की रेंज होती है M25 से M60। RCC वर्क्स एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग में इसको यूज करते हैं। थर्ड अपने पास होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट अपने पास इसकी रेंज होती है M65 टू M100। प्री टेंशनिंग वर्क्स एंड वेरी हाई स्ट्रेंथ वर्क्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है उस जगह पर अपन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज करते हैं। तो ये तो अपने पास वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू IS 456। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपन कौन सी यूज करेंगे डिफरेंट पर्पज़ के लिए। जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अपन नॉमिनल मिक्स की बात करें तो नॉमिनल मिक्स के अंदर जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है वो M5 होती है और इसकी रेंज होती है नॉमिनल मिक्स की M5 टू M20। देन आ जाता है अपना प्लेन मिक्स। प्लेन मिक्स मतलब इसको अपन PCC भी बोल देते हैं। तो इसकी जो अपनी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है PCC के लिए वो M15 होती है और इसकी रेंज हो गई अपने पास M15 टू M25। RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है वो M20 होती है और रेंज कौन सी हो गई अपने पास M20 टू M40। देन पोस्ट टेंशनिंग में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30, प्री टेंशनिंग में मिनिमम ग्रेड ऑफ M40। अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर मैं अपन बोले कि ब्लैकिश वाटर के अंदर या सोल्टी वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें अपने पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है M30। और फाउंडेशन के अंदर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है M35। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीट हो रखे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, एक चीज़ अपन ने ऑब्जर्व की है कि जितनी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जितनी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उन सबको अपन एक लेटर और एक डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जैसे एग्जांपल बोलूँ, अपन ने सारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को एक लेटर M और एक डिजिट कोई सी भी है उसको X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो M होता है वो M अपने को रिप्रेजेंट करता है मिक्स प्रोपोर्शन को, मिक्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब जैसे सपोज करो आप PCC कर रहे हो, PCC के अंदर अपन रेशो ले लिया 1, 1.5, 3 का, 1, 1.5 एंड 3 का रेशो ले लिया, तो वो मिक्स प्रोपोर्शन को यहाँ पर शो कर रहा है कि अपन ने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर को किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया है, उसको कौन शो करता है, M अपना शो करता है। और X होता है अपना कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब, ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब एट द एज ऑफ 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर MPa। तो यहाँ पर x किस चीज़ को शो कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब को शो कर रहा है, कॉन्क्रीट क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ध्यान रखना कॉन्क्रीट की नहीं, कॉन्क्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ विच इज टू बी ऑब्टेन्ड एट द एज ऑफ 28 डेज, 28 दिन की एज पर जो स्ट्रेंथ अपने को डेवलप हो रही है कंक्रीट की, उसे बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जनरली इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं FCK से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन FCK से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई यहाँ पर दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है, ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट सैंपल फेल नहीं होने चाहिए। मतलब एग्जाम्पल लें अपन कि सपोज करो मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की, 100 क्यूब मैंने टेस्ट किए, 100 क्यूब की मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की और उनके रिजल्ट मेरे पास आ गए जिनको मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर रहा हूँ। पहला जो सैंपल था उसकी मेरे पास रिजल्ट आया 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
दूसरा सैंपल का आ गया 26.5 न्यूटन एम स्क्वायर, तीसरा सैंपल आ गया 26.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, फोर्थ सैंपल 27, फिफ्थ सैंपल 27.5, सिक्स सैंपल 28, देन 29, देन 29.5, देन 30 एंड सो ऑन। सारी की सारी 100 क्यूब की स्ट्रेंथ को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इस रिजल्ट से मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि 28 न्यूटन पर एम स्क्वायर ये वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे ओनली 5 सैंपल फेल हो रहे हैं। 5 सैंपल आउट ऑफ 100 सैंपल, इट मीन्स 5% सैंपल आर फेल्ड बिलो 28 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मतलब इट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। बट जितनी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको अपन इन द मल्टीपल ऑफ 5 में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे M5 हो गया, देन M10, M15, M20, तो इन द मल्टीपल ऑफ 5 में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 28 M28 नाम की कोई ग्रेड नहीं होती है। तो इस रिजल्ट से मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि या तो अपने पास M25 होगा या फिर M30 होगा, या तो M25 होगा या फिर M30 होगा। तो मैं अगर M30 की बात करता हूँ तो 30 मेरे पास ये रहा। तो 30 की बात करें तो 30 के नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल फेल हो रहे हैं आउट ऑफ 100। दैट इट मीन्स 8% सैंपल आर फेल्ड बिलो 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर विच इज़ मोर देन 5%। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन अपनी ये M30 स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। तो इस रिजल्ट से अपने पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी आ जाएगी? M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ जाएगी। तो ये अपने पास क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी बात की थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब बाय अ फैक्टर 1.5। जो अभी अपन ने डिस्कस किया है उस स्ट्रेंथ को 1.5 फैक्टर से डिवाइड करके जो स्ट्रेंथ आती है उसे बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर जो 1.5 फैक्टर है वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, वो एक जनरल फैक्टर है जिसको अपन यूज कर रहे हैं टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ लोडिंग एंड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ सेप। क्योंकि अपन ने जब टेस्टिंग की है तो टेस्टिंग में अपन यूनी एक्सियल टेस्टिंग करते हैं कंक्रीट के क्यूब के ऊपर। बट इन जनरल कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब की फॉर्म में नहीं होता है। उसका हो सकता है क्रॉस सेक्शन सेम हो लेकिन उसकी लेंथ होती है तो क्यूबिकल फॉर्म में नहीं होता है। तो उस शेप के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए अपन ने 1.5 फैक्टर यूज किया है। सेकेंड चीज़ है कि अपन ने टेस्टिंग के टाइम पर यूनी एक्सियल लोडिंग लगाई है, बट प्रैक्टिकली यूनी एक्सियल लोडिंग ही नहीं आती है, सभी तरह के लोड आते हैं, अलोंग द एक्सिस भी आते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी आते हैं, सभी तरह के लोड आते हैं। तो उसके इफेक्ट को भी काउंटरएक्ट करने के लिए अपन ने यहाँ पर एक 1.5 फैक्टर को यूज किया है विच इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, विच इज़ नॉट द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर मैं इसी के हिसाब से मैं कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा अपने पास FCK डिवाइडेड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 0.67 FCK, विच इज इक्वल टू 0.67 FCK। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के अंदर अपन कंक्रीट की टेस्ट करते टाइम या तो सिलेंडर का यूज कर सकते हैं या क्यूब का यूज कर सकते हैं या किसी भी शेप का अपन स्पेसिमेन ले सकते हैं। जनरली स्पेसिमेन अपन जो लेते हैं वो चाहे तो सिलेंड्रिकल होता है या फिर क्यूबिकल होता है। इंडिया के अंदर क्यूबिकल स्पेसिमेन का टेस्टिंग की जाती है, सिलेंड्रिकल इंडिया में यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब सैंपल को मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बीच में रखते हैं सैंपल को, अब मशीन के बीच में रखने के बाद में मशीन की प्लेट और सैंपल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है। अब फ्रिक्शन डेवलप होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोड आ रहा है उस लोड को फ्रिक्शन भी रजिस्ट कर रही है। बट एक्चुअली में अपन जो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं वो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं कंक्रीट की, कि कंक्रीट कितना रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कंक्रीट प्लस
फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, दोनों की स्ट्रेंथ अपने पास आती है। तो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के अंदर जो एरिया अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन होता है वो अपना कुछ इस तरह से एरिया होता है, ठीक है, जो कि अपना नेग्लिजिबल होता है। ये बॉटम का हो गया, ये टॉप का हो गया, जो कि अपना कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मतलब सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन अपने को जो स्ट्रेंथ दे रहा है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी दे रहा है, कंक्रीट की दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन के रजिस्टर्ड लोड, फ्रिक्शनल रजिस्टर्ड रेजिस्टेंस अपने पास नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर मैं क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर एरिया अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, और एज कंपेयर टू क्यूब बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब क्यूब अपने को जो रिजल्ट देता है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्लस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ देता है, दोनों की मिलाकर अपने को रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए अपने पास जो रिजल्ट आता है वो क्यूब का जो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सिलेंडर। क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है जो सिलेंडर के अंदर नहीं था। तो अपने को यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि अपने को यूज क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए सिलेंडर यूज करना चाहिए, क्यूब यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर अपन यूज क्या करते हैं, क्यूब यूज करते हैं, सिलेंडर यूज नहीं करते हैं। ये अपने पास हो गई, दोनों के कंपैरिजन की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को समझने के लिए मैं एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। सपोज करो कि मैं यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने पास जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आता है। सपोज करो कि इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई भी मेरे पास जो स्ट्रेंथ है उसके इधर की तरफ मेरे पास कितने सैंपल है, 5% सैंपल है, और इधर की तरफ कितने सैंपल हो गए, 95% सैंपल हो गए। तो मतलब ये वो स्ट्रेंथ है जिससे लोअर देन मेरे पास 5% सैंपल है और मोर देन कितने 95% सैंपल है। तो इट शुड बी FCK, ये क्या होनी चाहिए अपने FCK। और ये मेरे पास मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास यहाँ पर इसकी बात करें तो इधर भी कितने हो गए मेरे पास 50% और इधर भी कितने हो गए 50%। तो 50% के करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं अपन मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 50% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होने चाहिए। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, ये वो स्ट्रेंथ होती थी जिससे नीचे 5% ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होनी चाहिए। मीन स्ट्रेंथ होती है इससे नीचे 50% ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होने चाहिए। प्रैक्टिकली मीन स्ट्रेंथ का कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। मैथमेटिकल यहाँ पर अपने पास रिलेशन होता है FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। जो ये यहाँ पर जो रेंज होती है वो होती है अपने पास 1.65 सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सिग्मा की वैल्यू अपने को कोड प्रोवाइड करता है। कोड अपने को इसकी वैल्यू बताता है, वो कोड की वैल्यू है अपने पास। एक टेबल बना देता हूँ मैं इसकी। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, मैं यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिग्मा। तो यहाँ पर अपन ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो M10 और M15 और M15 के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.5 होती है। देन उसके बाद में M20 एंड M25 के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 4.0, और ग्रेटर देन इक्वल टू M30 सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 5.0। ये अपने पास इसकी कुछ वैल्यूज होती है सिग्मा की, जो अपने को कोड इसकी वैल्यूज बताता है। अब बात करते हैं कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा कि कंक्रीट मेरा, सपोज करो अपन M25 ग्रेड का कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे एक्सेप्ट करोगे कि वो कंक्रीट तुम्हारा M25 का बन के आया है या नहीं आया है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है।
सबसे पहले बात करें कि अपन जो क्लोज कोड का क्लोज है 1.2.12.1 वो अपने को वहाँ पर सारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलते हैं सैंपल के। एक स्पेसिमेन का मतलब होता है कि एक क्यूब, एक स्पेसिमेन का मतलब होता है एक क्यूब, और एक सैंपल का मतलब होता है सेट ऑफ 3 स्पेसिमेन, सेट ऑफ 3 स्पेसिमेन या फिर सेट ऑफ 3 क्यूब्स। ठीक है, तो ये अपने पास जनरली जो अपन बोल देते हैं कि एक सैंपल यूज कर रहे हैं, तो एक सैंपल का मतलब ये नहीं है कि अपन एक क्यूब यूज करें, इसका मतलब होता है कि एक 3 क्यूब का सेट अपन ने यूज किया है। ठीक है, तो अपने पास क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल कितने यूज करने हैं उसकी कुछ इस तरह से वैल्यूज होती है। अगर 1 से 5 मीटर क्यूब आप कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ सैंपल होता है अपना 3 नंबर ऑफ सैंपल का मतलब हो गया कितने स्पेसिमेन हो गए, सॉरी नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया अपना 1, इसका मतलब कितना हो गया, कितने स्पेसिमेन हो गए, 3 स्पेसिमेन हो गए, अपने पास 3 स्पेसिमेन हो गए। देन उसके बाद में अपन बात करें 6 से 15 मीटर क्यूब है तो नंबर ऑफ सैंपल होंगे अपने 2, स्पेसिमेन कितने हो जाएंगे 6। अगर 16 से 30 मीटर क्यूब की बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल 3, 31 से 50 की बात करें तो 4, और 50 एंड अबो के लिए 4+1। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 220 मीटर क्यूब की मेरे को कास्टिंग करनी है, तो कितने नंबर ऑफ सैंपल होंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्टार्टिंग के 50 सैंपल के लिए तो कितने होने चाहिए, कितने होंगे 50 सैंपल 50 मीटर क्यूब के लिए 4 हो जाएंगे, 4 तो इसके हो गए, प्लस एडिशनल 50 के लिए 50, इसके लिए कितना हो गया +1, देन फिर अगेन 50, फिर +1, 150 हो गया, प्लस 50 फिर +1, 200 हो गया। अब बचा कितना 20, तो 20 के लिए फिर +1, तो टोटल कितने सैंपल हो गए 4, 5, 6, 7, 8, कितने सैंपल काम में लेंगे अपन 8 सैंपल काम में लेंगे। मतलब 220 मीटर क्यूब कंक्रीट की कास्टिंग करने के लिए मेरे को कितने सैंपल की टेस्टिंग करनी होगी, मिनिमम 8 सैंपल की टेस्टिंग करनी होगी। टोटल स्पेसिमेन कितने हो गए 8 3 जा 24 स्पेसिमेन हो गए। यहाँ पर अपन ने क्यूब की कास्टिंग कर ली, कास्टिंग करने के बाद में उसका 28 डेज के बाद में टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट आए, सपोज करो मेरे को 3 मीटर क्यूब की कास्टिंग करनी है, उसके लिए मैंने एक सैंपल सेलेक्ट किया, मतलब 3 क्यूब अपन ने लिए, उन क्यूब के रिजल्ट अपने पास आ रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट आ गए, एक क्यूब था ए, एक क्यूब हो गया बी और एक क्यूब हो गया अपना सी, तो तीनों क्यूब की अपन बात करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है अपना पास एवरेज स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी a + b + c डिवाइड बाई 3, दैट एवरेज स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ FCK + 0.825 सिग्मा, FCK + 0.825 सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड FCK + 3, इनमें से दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उससे कम इसकी एवरेज स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, सैंपल ए का रिजल्ट, सैंपल बी का रिजल्ट और सैंपल सी का रिजल्ट, किसी भी सैंपल का रिजल्ट इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट should not be less than FCK -3, किसी भी सैंपल की स्ट्रेंथ FCK -3 से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड अपने पास क्राइटेरिया होता है, थर्ड क्राइटेरिया है अपने पास जो इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल का जो वेरिएशन है, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ सैंपल, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन ±15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो सारे के सारे रिजल्ट है इनको कैसे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज करो कि मैंने 3 मीटर क्यूब कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हैं, तो मेरे पास कितने सैंपल होने चाहिए, एक सैंपल होना चाहिए। एक सैंपल का मतलब कितने स्पेसिमेन हो गए, 3 स्पेसिमेन या फिर 3 सेट ऑफ क्यूब हो गया। सपोज मेरे पास जो क्यूब ए था उसकी स्ट्रेंथ आई 35
न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसकी स्ट्रेंथ आई 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सैंपल बी है, उसकी आई मेरे पास 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड सैंपल सी है, मैं इसकी स्ट्रेंथ आई है 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, कास्टिंग किसकी कर रहे हैं अपन, M30 की कास्टिंग करना चाह रहे हैं और उसी को चेक कर रहे हैं कि अपन ने जो कास्टिंग की है वो सही हुई है कि नहीं है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल कितना होता है अपना, 1 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ सैंपल 1, तो स्पेसिमेन कितने हो गए, 3 सैंपल हो गए। तो 3 सैंपल अपने पास हैं, 3 स्पेसिमेन अपने पास है, यानी कि 1 सैंपल अपन ने ले लिया। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा क्राइटेरिया था अपने पास एफ एवरेज। एवरेज स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, एवरेज स्ट्रेंथ 35 प्लस 33 प्लस 37 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 35। ये एवरेज स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ FCK प्लस 0.825 सिग्मा। और अपने पास यहाँ पर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कौन सी ले रहे हैं अपन, 30 के लिए अपने पास जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 30 के लिए सिग्मा होता है वो होता है अपना कितना, FCK अपन ले रहे हैं कितना 30 प्लस 0.825 इंटू 5 तो ये अपने पास आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 34.125 आ गया। और नेक्स्ट अपने पास होता है FCK प्लस 3, FCK प्लस 3 मतलब 30 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 33। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 34.125। तो एवरेज स्ट्रेंथ 34.125 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो गया। 2 क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो गए। नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया है अपने पास, थर्ड क्राइटेरिया था अपने पास इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट ITR should not be less than FCK minus 3, FCK minus 3। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट कौन कौन से आए थे अपने पास, एक 35 था, एक 33 था और एक 37। दैट शुड नॉट बी लेस देन FCK माइनस 3, मतलब 30 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना गया 27। तो कोई सा भी इनमें से रिजल्ट 27 से कम नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर अभी मेरे पास कम नहीं है, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल अपने पास हो गया है। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ क्राइटेरिया है इंडिविजुअल टेस्ट वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15%, प्लस माइनस 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके अपन एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर जो सीरियल नंबर 3 सैंपल लिए हैं, 1, 2 और 3, इनकी स्ट्रेंथ मेरे पास आई है, स्ट्रेंथ कितनी आई है इनकी, एक फर्स्ट सैंपल की थी 35, सेकंड सैंपल 33 और थर्ड सैंपल 37। इनके अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना रहा है अपने पास 35। करते हैं वेरिएशन की, तो वेरिएशन की बात करें तो इसमें वेरिएशन कितना है दोनों के अंदर, एवरेज से वेरिएशन कितना है इंडिविजुअल का, कितना हो गया 35 माइनस 35 जीरो हो गया, देन 33 माइनस 35 माइनस का 2 हो गया, 37 माइनस 35 ये कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। तो ये मेरे पास वेरिएशन आ गया इंडिविजुअल वेरिएशन। परसेंटेज वेरिएशन की बात करें तो परसेंटेज वेरिएशन सैंपल ए का कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, वो कितना आ जाएगा अपने पास 0। नेक्स्ट इसके वेरिएशन की बात करें तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा अपने पास माइनस का 5.71। देन थर्ड वाला है अपने पास ये आ जाएगा प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, ये आ जाएगा अपने पास प्लस का 5.71। तो ये इंडिविजुअल परसेंटेज जो वेरिएशन है, दैट वेरिएशन कोई सा भी वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15%, और अपना कितने आ रहा है प्लस माइनस 15% से लेस देन आ रहा है, मतलब ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है।
ये कंक्रीट अपना सब सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, मतलब जो मैंने जिस ग्रेड का कंक्रीट बनाया है वो एक्सेप्टेड है एज M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट।